हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है अभी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को एक कंटिन्यू किए हुए हैं जो 11th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेल जो एक यूनिट है आपकी उसको स्टार्ट किया है। तो सेल की जो यूनिट है उसमें हमने जो डिफरेंट 3 चैप्टर हैं आपको बताया था। उसमें से जो चैप्टर है सेल एज यूनिट ऑफ लाइफ, जो जनरल साइटोलॉजी का चैप्टर है उसको हमने लिया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको जो है जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था, क्रोमोजोम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये चीज़ें हमने कल जो है लेक्चर में देखी थी कि कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बिहाफ पे कैसे प्रोकैरियोट होता है, कैसे यूकैरियोट होता है। ठीक है, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन समझाया कि क्रोमेटिन फाइबर कैसे होता है, क्रोमोजोम कैसे होता है और फिर प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, ये चीज़ें हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक इसमें हम चूज करेंगे ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो हम इस पे चलते हैं, आपको आज सेल मेम्ब्रेन बताते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी सेल है तो उसमें मिनिमम तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होता है। न्यूक्लियस होना कोई कंपल्सन नहीं होता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, एक बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के लिए, वो उसकी मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन से बाउंड साइटोप्लाज्म है। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये कोई सेल है तो सेल में इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, चाहे सेल प्रोकैरियोट हो या सेल यूकैरियोट हो, दोनों में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक तरीके का सलूशन होता है। ठीक है, जो अगर साइटोप्लाज्म का आप कंपोजिशन पे जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में वाटर एज ए सॉल्वेंट, यहाँ भी पानी ही होता है, बहुत सारे इसमें बायोमॉलिक्यूल होते हैं, इनके मोनोमर और पॉलीमर। ठीक है, इनके मोनोमर और पॉलीमर, मतलब मोनोमर छोटे होते हैं, पॉलीमर बड़े होते हैं। कई सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मॉलिब्डेनम, इस टाइप से। तो अंदर एक सलूशन होता है और सेल तभी जिंदा रहती है जब बाहर वाटर का माहौल होता है। तो बाहर भी साल्ट और वाटर का एक सलूशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में। तो होता ये है कि यहीं से ये सारा पानी अंदर आया है। जो सेल के अंदर बहुत सारा वाटर आज है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही आया है। मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर अंदर आ सकता है, वाटर बाहर जा सकता है। और ये जो सारे मिनरल हैं ये भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आए हैं और अंदर गए हैं। ठीक है, इवन ये जो साइटोप्लाज्म के बायोमॉलिक्यूल हैं इनमें भी कुछ चीज़ें जो है मेम्ब्रेन को पार कर सकती हैं और मेम्ब्रेन से आ जा सकती हैं। तो इन बातों को स्टडी करने के लिए ना हमें ये चीज़ ज़रूरी जानना है कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है ना बेसिकली। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मैकेनिज्म, कैसे मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर बाहर आती जाती हैं, कैसे वाटर अंदर गया, कैसे सॉल्ट अंदर गया, है ना। क्योंकि ये तो पहले एनवायरनमेंट में था, ये सारी चीज़ें पहले एनवायरनमेंट में थी और ये एनवायरनमेंट से ही होके सेल के अंदर गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, जैसा आपको बताया था। ज़्यादातर सेल माइक्रोस्कोपिक होती हैं, सारी नहीं,
ज़्यादातर सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। तो अब अगर हमें इन सेल को, इनके किसी कंपोनेंट को अगर हमें देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर लेवल का कंपोनेंट है जैसा कि सेल मेम्ब्रेन है तो एक माइक्रोस्कोप यूज होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी डिस्कवरी 1950 के अराउंड हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट आपके बुक में मेंशन होगा, आप देख लेना। बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब सेल की डिस्कवरी हुई ना वो करीब हुई 1900 के आसपास। ठीक है, तो 1900 से ये जो 50 साल लगे, इस 50 सालों में क्या हुआ कि सेल की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई जैसे जैसे हमारे पास टूल्स और टेक्निक आते गए। पहले जो आपका सिलेबस होता था उसमें ये टूल्स और टेक्निक पढ़ाते थे, बट आजकल उन्हें हटा दिए हैं। तो जैसे जैसे ये टूल्स और टेक्निक बेटर होती गई, यानी हमारे पास पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो लाइट माइक्रोस्कोप से हुई थी जो आपके लैब में होता है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप का एक रेंज होता है, वो उससे ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता चीज़ों को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये चीज़ों को मिलियन टाइम बढ़ा सकता है, काफ़ी बड़ा कर सकता है। तो इसी से इसकी स्टडी की गई और हमें सेल के डिफरेंट कंपोनेंट का पता चला। उन कंपोनेंट में से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो आज हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन की हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इन फैक्ट को हटाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये फैक्ट एक्चुअल में आपकी बुक में होते हैं, इसलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा वो नहीं करता कि इन पे टाइम वेस्ट किया जाए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो का ड्यूरेशन कम रहे इसके लिए मैं जो चीज़ें आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना मैंने पहले बताया है, तो मैं उनको नेम नहीं लेता हूँ, बट वो होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके लिए 2 वर्ड यूज किया जाता है कि ये सेमी और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये कीवर्ड आप याद रखेंगे। ये सेमी और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। देखिए यहाँ 2 कीवर्ड है, एक है सेमी, दूसरा है सेलेक्टिव। ठीक है, अभी मैं इनको समझाता हूँ। जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल लिया गया है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल ही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अभी तक हमारे पास ये मॉडल को ही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बोला जाता है कि यही सबसे अच्छी तरीके से हमें समझाता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज़ है फ्लूइड, दूसरी चीज़ है मोज़ेक। ठीक है, तो हमें ये 4 चीज़ें ही दरअसल समझनी है। अब देखिए जो फ्लूइड स्टेज है ये किसका है, इसमें मोज़ेक क्या है, सेमी क्या है और सेलेक्टिव परमिएबल क्या है, ये चीज़ें आपको जस्ट समझनी है। इस टॉपिक में यही हमें पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ होता ये है कि मेम्ब्रेन जो है उसमें 2 चीज़ें मेन है। यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक हेड होता है। इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक हेड होता है। जो हेड होता है ये पोलर होता है और ये टेल होती हैं जो नॉन पोलर होती हैं। इससे 2 नॉन पोलर टेल होती हैं। इस तरीके के बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बाई लेयर होती है। इस तरीके से जैसे आप देखिए ये जो है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बना रहा हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है तो हम इतने पोर्शन को यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये जानना है कि सेल के बाहर भी एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम ECF बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर भी एक मीडियम होता है जिसे ICF बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। दोनों तरफ वाटर होता है, दोनों तरफ वाटर का मीडियम होता है, तभी कोई सेल जिंदा होती है।
तो यहाँ जब हम इसे ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी वाटर का मीडियम है, इसके नीचे भी वाटर का मीडियम है। ठीक है, जब यहाँ आप इस देखिए ये बाई लेयर है, इसको जो है लिपिड बाई लेयर बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट इसलिए आता है कि ये हेड जो है, जैसे इस मॉलिक्यूल को हम पोलर बोल रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि उसमें दो तरीके की पोलरिटी है। एक जो पोल है, ये जो जिसे आप पोलर हेड बोल रहे हैं, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर के साथ कंफर्टेबल रहता है, ये वाटर में अच्छे तरीके से डिजॉल्व होता है, वाटर के प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहता है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वो वाटर से दूर होना चाहती है। तो जैसा आपको बताया गया कि सेल के बाहर, अगर इसे हम बाहर मान ले आउटर, जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखिए, अगर इसे हम बाहर मान ले तो ये सेल का जो बाहरी हिस्सा है, आउटर जो रीजन है ECF है, इसमें भी वाटर है और ICF में भी वाटर है। तो वाटर की तरफ इनके सारे हेड लगे होते हैं दोनों तरफ से, और टेल जो है अंदर की तरफ होती है, क्योंकि अंदर की तरफ कोई जो है कोई वाटर का मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉल लगी हुई है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जैसे आप किसी तालाब के पानी में बहुत सारी बॉल जो प्लास्टिक की बॉल हैं उसको ऐसे तैरते हुए देखें तो वो सारे के सारे तालाब के ऊपर आपको ऐसे बॉल दिखेंगी। जैसे अगर आप ऊपर से देखें तो आपको बहुत सारी बॉल आसपास दिखेंगी। आपको अगर इस व्यू ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ यही हेड दिखेंगे, नीचे से भी दिखेंगे तो आपको हेड दिखेंगे, टेल अंदर की तरफ रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की यहाँ प्रोटीन लगी होती हैं। वो प्रोटीन अलग अलग टाइप की हैं। जैसे एक प्रोटीन बहुत कॉमन होती है जो थ्रू आउट मेम्ब्रेन होती है, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरती है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जैसे ये प्रोटीन है। इसके बाद जो है लिपिड बाइलेयर फिर से कंटिन्यू होती है। लिपिड की बाइलेयर जो है ना वो कंटिन्यू है और वो फ्लूइड मीडियम को बनाती है, क्योंकि वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो अपनी जगह पे मूव कर सकती है, इसीलिए आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेनस है इस तरीके से। इसमें ऐसे कई सारे प्रोटीन लगे होते हैं, कोई एक सिंगल नहीं होता है, कई सारे होते हैं। तो मैं इनके कई सारे डायग्राम बना रहा हूँ जिससे ये आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए ये जैसे मेम्ब्रेन है, देखिए इन प्रोटीन को जो बाहर की तरफ होती हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर होती हैं इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक, या फिर बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इनको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के आर पार हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो प्रोटीन है, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम नेम देते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल प्रोटीन एक तरीके के इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है।
ये चैनल प्रोटीन है। चैनल का मतलब यहाँ ये है कि ये एक्चुअल में इस तरीके से एक टनल जैसी स्ट्रक्चर है। एक 3D में ये टनल जैसी स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअल में इस तरीके से होती है जिसके अंदर से चीज़ें पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके से पासेज पॉइंट है, इससे कोई चीज़ पास हो सकती है। जैसे अगर इससे वाटर मूव कर सकता है, ये बात फिक्स होती है कि उससे क्या चीज़ पास करेगा। इसका मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि ये सेलेक्टिव नेचर का होता है। जैसे अगर ये वाटर के लिए ये गेटवे है तो इससे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही मूव करेगा, कोई दूसरा मटेरियल मूव नहीं कर सकता। जैसे देखिए, जो मेम्ब्रेन से जो चीज़ें अंदर जानी है ना, उसमें दो कैटेगरी है, एक तो पोलर चीज़ें, एक नॉन पोलर चीज़ें। ठीक है, तो जो पोलर चीज़ है, जैसे ये जो वाटर है, वाटर सेल के अंदर तो आता है। जैसे एक कोई सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारा वाटर होता है, ये आपको पता है। तो वो कभी न कभी तो मेम्ब्रेन से आया होगा। ठीक है, अब आपने मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसे बना ली तो आपके स्ट्रक्चर में इस बात का आंसर होना चाहिए कि एक्चुअल में वो कौन सी मैकेनिज्म थी जिससे पानी अंदर गया, वाटर अंदर कैसे मूव किया। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस लिपिड बाई लेयर से वाटर को ले जाना चाहेंगे तो ये नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड जो है ये ऑयल नेचर का है। जैसे आप देखते हैं कि किसी तेल में अगर आप पानी को डालेंगे तो उसकी बूंदें ऊपर तैरने लगेंगी, वो उसमें कभी डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इससे वाटर या कोई पोलर सब्सटेंस नहीं आ सकता। तो जितनी ये ग्रीन कलर में आपको लिपिड बाई लेयर दिख रहा है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल लेयर बनाता है, इससे वाटर नहीं आ सकता। लेकिन आपके पास फैक्ट ये है कि बहुत सारा वाटर तो अंदर है, तो वो वाटर कैसे आया है, तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से चैनल प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं थ्रू आउट मेम्ब्रेन, और इस चैनल के अंदर से एक्चुअल में वाटर मूव करता है और ये मेम्ब्रेन के पार आ जाता है। ठीक है, क्या ये बात समझ गए आप? नेक्स्ट वन देखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाटर ही आता है, बहुत सारे साल्ट भी अंदर आते हैं। तो ये जो दूसरा चैनल प्रोटीन है ये सिर्फ साल्ट के लिए है। जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम के लिए है, वैसे ये सोडियम के लिए भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। ये कैल्शियम के लिए भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम के लिए भी हो सकता है। बट एक चीज़ यहाँ होगी कि अगर वो सोडियम के लिए है तो सिर्फ सोडियम को मूव कराएगा, अगर वो कैल्शियम के लिए है तो सिर्फ कैल्शियम को मूव कराएगा, अगर पोटेशियम के लिए है तो सिर्फ पोटेशियम को मूव कराएगा। इसी बात को हम सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल का मतलब चीज़ें इस मेम्ब्रेन को पार करें, लेकिन मेम्ब्रेन को ऐसे नहीं पार कर सकती। मेम्ब्रेन को पार करने में एक रूल ये है कि ये जो प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, जो रेड कलर से आपको चैनल प्रोटीन मैंने शो की है, ये चैनल प्रोटीन स्पेसिफिक है, इसकी परमिबिलिटी स्पेसिफिक है। इससे सिर्फ और सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर टाइप का आयन ही जा सकता है। जैसे ये पोटेशियम आयन के लिए है तो इससे पोटेशियम आयन ही पास हो सकता है, कैल्शियम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए कि इस सेल में ऐसे बहुत सारे चैनल लगे होंगे। जैसे अगर ये पोटेशियम का चैनल है तो इसके बगल में कहीं कैल्शियम का चैनल होगा, कहीं सोडियम का चैनल होगा और कहीं मैग्नीशियम का चैनल होगा। अगर ये चैनल नहीं रहेंगे तो ये आयन कभी भी अंदर नहीं आ सकते। जो आयन होता है वो एक पोलर सब्सटेंस होता है, ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साल्ट अंदर आते हैं। अब यहाँ एक बात और होती है कि जैसे कि जितना सोडियम अंदर होता है, जैसे अलग अलग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जैसे देखिए ये सेल है तो इसमें अगर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर मान लीजिए ज़्यादा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, तो ये कैसे हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर सोडियम की सेल के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है तो सोडियम के चैनल ज़्यादा होते हैं, और अगर पोटेशियम की ज़रूरत है तो पोटेशियम के ज़्यादा होते हैं। मतलब ये चैनल के नंबर बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि फिक्स ही 3 सोडियम का, 2 पोटेशियम का, 4 कैल्शियम का, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इसको नीड होती है सेल को, वैसे ही चैनल के नंबर और उनकी पोजीशन बदलती रहती है। अगर सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा नंबर में सोडियम चैनल बन जाएंगे, और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो कैल्शियम के बन जाएंगे। और अलग अलग सेल में इनकी नंबर ऑफ चैनल भी अलग अलग होते हैं। जैसे मसल सेल है तो उसमें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें कैल्शियम के चैनल ज़्यादा होते हैं। नर्व सेल है तो उसमें सोडियम पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम के चैनल ज़्यादा होंगे। नेफ्रॉन जो किडनी की सेल है उसमें सोडियम पोटेशियम चैनल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट वन देखिए, एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं पंप। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पंप। यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे ये भी डिफरेंट चीज़ों को ला सकता है, पोलर और नॉन पोलर को। ये इस तरीके से मूव करके, ये जो प्रोटीन है ना ये रोटेट होती है। ये पानी में पड़ी हुई एक बॉल जैसी है, जिसको अगर ऐसे जो है आप इस तरीके से छुएं तो ये डायरेक्शन में ये रोटेट हुई, और रोटेट होके इसने जो है इस मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचा दिया। जैसे मान लीजिए ये अगर ग्लूकोज होता तो ये ग्लूकोज को अंदर पहुंचा देते, लेकिन इसको रोटेट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी एटीपी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जैसे कोई भी पंप चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है कि सेल के अंदर जो चीज़ें आती जाती हैं उसमें दो तरीका होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पैसिव एक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये देखिए कोई हिल है, यहाँ कोई एक पत्थर पड़ा है। ठीक है, तो इस रॉक को अगर यहाँ इसके ऊपर ले आना हो, ठीक है, तो आपको इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसे हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। हाई पोटेंशियल एनर्जी के हाई स्टेज है, और ये है लो पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लो टू हाई जा रहे हैं, इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, ग्रेडियंट। इसके लिए हम बोलते हैं अगेंस्ट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ ऊंचाई पे है और वो नीचे की तरफ आने चाहे। जैसे ये जो डायरेक्शन है ना, अगर यही पत्थर इधर आना चाहे